नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है किशोर अवस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। कि हमारे जीवन काल में एक अवस्था आती है, मेनली उसको माना जाता है कि 10 साल से 19 साल तक, जिसको बसंत काल भी कहा जाता है हमारे जीवन का। इंग्लिश में अगर बोले तो हम उसको कहा जाता है टीनेज। तो उस काल के दौरान, इस समय के दौरान कि हमारी जब उम्र 10 साल से 19 साल के बीच होती है, तो इस अवस्था के दौरान तो क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं, और शारीरिक तौर पर भी होते हैं, मानसिक तौर पर भी होते हैं और भावनात्मक तौर पर भी होते हैं। तो उनके बारे में हमें इस अध्याय के बारे में पढ़ना है। और उसी अवस्था को कहा जाता है कि जो आपकी 10 साल से लेकर 19 साल तक की अवस्था होती है ना आपके जीवन काल की, उसी को कहा जाता है किशोर अवस्था। कि अब मान लीजिए कि अब आप शायद किशोर अवस्था में पहुंच चुके हैं, कि आपकी उम्र शायद मेरे हिसाब से 12-13 साल के अप्रोक्सीमेट होगी, जो आपके, अगर 7th क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं तो आप क्या कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में हैं। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि मनुष्य की वृद्धि होती है और परिवर्तन होते हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार से वृद्धि होती है और कौन कौन से परिवर्तन किशोर अवस्था के दौरान होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिया गया है, एक बीज का भी। ठीक है। पादप की यात्रा सामान्यतः बीज के अंकुरण से आरंभ होती है। जो पादप मतलब पौधा भी, चाहे पौधा कोई भी पेड़ हो, उसकी जो यात्रा आरंभ होती है, उसका जीवन जो शुरुआत होता है, वो कहाँ होता है? बीज के अंकुरण से आरंभ होती है। कि बीज का क्या होगा? अंकुरण होगा। ठीक है। देखिए, मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं आपको एक एक लाइन बिल्कुल अच्छी तरह के समझाऊं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। ये कहता है कि पादप की यात्रा, पौधे का जो जीवन होता है, बीज के अंकुरण से आरंभ होता है। कि बीज जब उगता है भी, ठीक है, उचित पोषण से बीज नवोदिबद्ध बन जाता है। कि जब उचित पोषण देते हैं ना बीज को, हम क्या नमी दे देते हैं, हम उसको मिट्टी में डाल डाल देते हैं। ठीक है। तो इन सब कारण से क्या होता है कि एक नए पौधे का पैदा होता है, नया पौधा पैदा होता उगता है। आपने ये सारी चीजें देखी भी हैं। और फिर तरुण पादप में विकसित हो जाता है, और फिर वो जो पौधा उगा था ना, अंकुरित हुआ था, उसका एक पौधा बन जाता है, उसके पत्ते वगैरह निकल आते हैं। यह यात्रा कुछ विशिष्ट परिवर्तनों द्वारा चिन्हित होती है। और ये जो यात्रा है ना, तो इसमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में बीज है आपका, अंकुरित होता है, फिर उसके पत्ते निकलते हैं, फिर बढ़ता जाता है, फिर फूल आते हैं। इस प्रकार क्या है कि उस पौधे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे उसकी ऊंचाई में वृद्धि, अधिक पत्तियां, फूलों, फलों और नए बीजों का विकास। उसने कहा कि जो परिवर्तन होते हैं ना, कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे फूलों का आना, पत्तियों का आना, फलों का आना। तो ये सारे परिवर्तन क्या है कि पौधे का बड़ा होना, ये परिवर्तन हमें साफ तौर पर पौधों में नजर आते हैं। हम उनको महसूस कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं। इन बीजों से नए पौधों का उगना भी। और फिर क्या होता है, ये जो बीज आए हैं पौधा उगने के बाद, उन दोबारा बीजों बनने से फिर क्या है, उन बीजों से और पौधे उगेंगे। इसकी संभावना न के बराबर है कि नवोद्भिदों में अंकुरण के तत्काल बाद ही बीज उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाए। तो ये कहता है कि इसकी संभावना न के बराबर है कि जो पौधा आपका अभी अंकुरित हुआ है, उससे आप बीज प्राप्त कर लें। क्योंकि वो धीरे धीरे क्या है कि पहले वो बड़ा होगा, ठीक है, फिर उसके फूल आएंगे, फिर फल लगेंगे, फिर आपका बीज बनेगा। ये निश्चित क्रम है, ये क्रम पूरा होने के पश्चात ही आपको बीज मिलेंगे। ये नहीं कि पौधा होगा और आपको बीज मिल जाए, इसकी संभावना न के बराबर है भी। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होने के लिए उसे बड़ा और परिपक्व होना आवश्यक है। उसने कहा कि बीज उत्पन्न करने के लिए तो उसको क्या कि बड़ा होना पड़ेगा, और परिपक्व मतलब पूरी तरह से उसको तैयार होना पड़ेगा भी। इसी प्रकार जंतुओं को भी जनन करने से पूर्व बड़ा और परिपक्व होने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि जिस प्रकार एक पौधे को बीज पैदा करने के लिए भी, ठीक है, या बीज बनाने के लिए, बीज उत्पन्न करने के लिए पूरा क्या पहले बड़ा होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा, फिर जाके बीज तैयार होंगे। उसी प्रकार मानव में भी होता है कि मानव को भी बड़ा होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा, फिर वो जनन कर सकता है। बीज पैदा करना मतलब जनन प्रक्रिया का ही एक ये हिस्सा है भी। इसी प्रकार जंतुओं को भी जनन करने से पूर्व बड़ा और परिपक्व होने की आवश्यकता होती है।
कुछ जंतु अंडे देते हैं जिन्हें सेने से बच्चे निकलते हैं भी, ठीक है। अंडे को क्या करते हैं, सेते हैं और फिर क्या है, बच्चे निकलते हैं। जबकि अन्य जंतु जैसे मनुष्य शिशुओं को जन्म देते हैं। दोनों ही स्थितियों में क्रमशः कर्मिक वृद्धि से समय के साथ विकसित होते हैं। कर्मिक वृद्धि क्या होती है, कर्मिक वृद्धि होती है कि एक क्रम में लगातार वृद्धि होना भी, ठीक है। आपका पहले आपका जन्म होगा, फिर आप बढ़ेंगे, चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, फिर आप क्या है, थोड़ा आपकी किशोर अवस्था आ जाएगी 10 साल में, ठीक है। फिर किशोर अवस्था के बाद ही आप क्या जनन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रमिक विकास, कि आपका ये विकास है जो एक क्रम के अनुसार चलता रहता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। तो चल दिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाठ को भी। मनुष्य की जीवन यात्रा को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है भी। तो हमारी जो जीवन काल है ना, उसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मानव जीवन को कितने भागों में बांटा जा सकता है भी, ठीक है। तो वो आपकी कौन सी रहेंगी, आपको याद रखना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं साथ में बता दूंगा कि आपको ये चीजें याद करनी है भी। तो सबसे पहले आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। शैशवावस्था जब आप शिशु होते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था की आपके जो बचपन वाली अवस्था होती है ना, तो वो आपकी क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। फिर आती है आपकी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था आपकी, वो आपको मैंने बता दिया कि मेनली 10 से 19, जो 19 की एज होती है ना, आप 13, 14, 15, 16, 17, 18, टीनेजर इसको बोलते हैं। आप इस समझना कि इसको बसंत काल भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका वयस्क अवस्था जब आप 18 क्रॉस कर लेते हैं, 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं। और वृद्धावस्था आपकी कौन सी है, जब आप में बुढ़ापा आता है। तो मानव जीवन की ये अवस्थाएं होती हैं। आपको याद रखना कितनी अवस्थाएं होगी, 5 अवस्थाएं आपकी होगी। और ध्यान रखना कि जो आपकी 3 अवस्थाएं हैं वो तो 18 साल से पहले ही आ चुकी हुई। शिशु अवस्था जब आप बिल्कुल बच्चे हैं, वे इसको बोलते हैं शैशवावस्था। बाल्यावस्था बचपन वाली अवस्था आपकी। किशोर अवस्था आपकी 10 से लेके 19 साल तक लगभग, ठीक है। वयस्क अवस्था 18 साल से ऊपर। और वृद्धावस्था। प्रत्येक व्यक्ति इन अवस्थाओं का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास गति के दर के अनुसार करता है। तो इसने कहा कि ये जो प्रत्येक अवस्था है ना, प्रत्येक व्यक्ति इन अवस्थाओं का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास गति दर के अनुसार करता है भी, ठीक है। तो वो अपनी वृद्धि के अनुसार करता है भी। ये नहीं हम प्रॉपर हम नहीं मान सकते कि इसमें अभी ये 5 साल होने के बाद आपकी बाल्यावस्था आ जाएगी। वो अपनी वृद्धि के अनुसार अनुभव करता है अभी, ठीक है। हो सकता है कि किशोर अवस्था किसी बच्चे में 10 साल की उम्र में आ जाए और किसी बच्चे में 14 साल की उम्र में आए, या किसी बच्चे में 12 साल की उम्र में आए। तो एक एक्यूरेट टाइम नहीं है। वो अपनी वृद्धि के अनुसार ही उस चीज को क्या करेगा, महसूस करेगा कि उस आदमी का विकास कितना हुआ है। आपको आ रही बात समझ में। अगर आदमी का विकास सही जल्दी हो रहा है, बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, तो हम मानते हैं कि 11-12 साल की उम्र में आपकी किशोर अवस्था आ जाती है। आपके शरीर में परिवर्तन होने लगता है। और हर व्यक्ति में प्रत्येक अवस्था की समयावधि अलग अलग हो सकती है। समयावधि मतलब कि अलग अलग समय के दौरान उसकी ये अवस्थाएं आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बच्चे में 10 साल की उम्र से ही आपकी क्या है, किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है। किसी में 12 साल की में होती है, किसी में 11 साल में होती है। तो अलग अलग समयावधि इसकी हो सकती है। शैशवावस्था से वयस्क अवस्था तक हमारे शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। इसने कहा कि शैशव अवस्था मतलब कि जब शिशु होता है, जब बच्चे ने जन्म लिया है, उस अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु तक अधिकांश परिवर्तन लंबाई और भार से संबंधित होते हैं भी। तो इसने कहा कि जो 10 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, उसमें हमारे शरीर में जो मेनली परिवर्तन होते हैं वो हमारी लंबाई और भार है। कि हमारी हाइट बढ़ती है और हमारा वेट बढ़ता है, मतलब हमारे शरीर के अंग बढ़ते हैं भी। इसके पश्चात अन्य स्पष्ट परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं, जो किशोर अवस्था के आरंभ होने को इंगित करते हैं। इसने कहा कि 10 से या 12 साल तक तो आपके क्या है, हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है, आपका भार बढ़ता है, ठीक है। मतलब आपके शरीर का विकास होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि कुछ अन्य परिवर्तन होते हैं जो किशोर अवस्था के आरंभ होने को इंगित करते हैं। यह द्रुत वृद्धि और विकास की अवधि है, जो विशिष्ट रूप से 10 से 19 वर्ष की आयु की अवधि में होती है। इस वृद्धि को क्या बोलते हैं, इसको द्रुत वृद्धि और
विकास की अवधि बोलते हैं भी, जिसकी समय अवधि क्या है 10 साल से लेके 19 साल तक। अब ये मत समझना कि करेक्ट 10 साल भी हो सकता है, किसी में 11 साल से 19 साल तक हो, किसी में 12 साल से 18 साल तक हो, तो ये उम्र आपकी मानी गई है लगभग। किशोर अवस्था के दौरान शरीर वयस्क होने के लिए तैयार होने लगता है अभी। तो इसने कहा कि किशोर अवस्था के दौरान शरीर वयस्क होने के लिए तैयार होने लगता है, मतलब कि शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं जो आपको देखने हैं, फिर वो क्या कहलाएगा, वयस्क कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 18-19 साल की उम्र के बाद क्या आदमी वयस्क में आता है। तो इस दौरान जो ये आपका किशोर अवस्था है, इस दौरान शरीर क्या है, वयस्क बनने की तैयारी करता है। और अब वयस्क कैसे बनता है, अब तक तो क्या था, बच्चा था 10 साल तक, और अब 18 साल के बाद क्या कहलाएगा, वयस्क कहलाएगा। तो ये जो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों को लेकर ही वो क्या कहलाएगा, वयस्क कहलाएगा। क्योंकि इस दौरान कुछ परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। वो कौन से परिवर्तन होते हैं जो एक बच्चे को क्या बना देते हैं, वयस्क बना देते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे भी। अधिकांश जीवों की भांति मानव शिशु भी जन्म के तत्काल बाद जनन नहीं कर सकते हैं भी। तो इसने कहा कि अधिकांश जो आपके सजीव होते हैं ना, उसमें भी क्या है कि मानव के जो शिशु होते हैं, ये नहीं कि किसी का जन्म हुआ और फिर जन्म होने के बाद उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो फिर क्या है कि उस बच्चे को अगर अपनी संतान पैदा करनी, अपना बच्चा पैदा करना है, तो उसको धीरे धीरे क्या है, बड़ा होना पड़ेगा, और बड़ा होने के बाद फिर ही वो जन्म दे पाएगा। ठीक है, पूरा परिपक्व हो जाएगा, अपना विकास कर लेगा, तभी वो क्या अपनी संतान पैदा कर पाएगा भी। ठीक है, जनन करने में सक्षम होने के लिए मानव शिशु को शरीर के वृद्धि कर परिपक्व अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। परिपक्व अवस्था कौन सी होती है, जहां वो जनन करने में सक्षम होता है भी, उसको बोलते हैं परिपक्व अवस्था बोलते हैं। आपको आगे बात समझ में कि जनन करने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, और इस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, परिपक्व अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। मनुष्य जैसे जैसे वृद्धि और विकास करते हैं, वे महत्वपूर्ण शारीरिक, संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों का अनुभव करते हैं भी। ठीक है, तो उसने कहा कि जैसे जैसे मनुष्य वृद्धि करते हैं ना, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं, वो आपके महत्वपूर्ण शारीरिक, शरीर में बदलाव होंगे, संवेगात्मक, ये मान लीजिए कि उनके सोचने में, समझने में, ठीक है, व्यवहार में आपके क्या होंगे, परिवर्तन का अनुभव करते हैं। आप देखना कि एक तो 15 साल का बच्चा किस प्रकार से व्यवहार करता है, एक 3 साल का बच्चा किस प्रकार से व्यवहार करता है, एक 7 साल का बच्चा, ठीक है, उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लगती है अभी किशोर अवस्था में, और जनन करने की क्षमता अर्जित करते हैं, और धीरे धीरे क्या उनमें जन्म देने की क्षमता आ जाती है अभी। इनमें से कुछ परिवर्तन अत्यंत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जबकि अन्य आंतरिक रूप से होते हैं। तो ये देखिए कि मनुष्य कहाँ पहुंच रहा है, कि मनुष्य ने जन्म लिया और धीरे धीरे विकास करके उस अवस्था में पहुंच रहा है जहाँ पे वो जनन कर सकता है। तो इस अवस्था के दौरान हम क्या, कुछ परिवर्तन तो बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, कि हमें पता लग जाता है कि हाँ, इसमें ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो आंतरिक रूप से होते हैं, उनके बारे में भी आज समझेंगे। ठीक है, तो मनुष्य क्या कि जन्म लेकर धीरे धीरे क्या है कि वो परिपक्व कंडीशन है, जहाँ पे वो जन्म दे सकता है, उस कंडीशन तक पहुँचता है, उस अवस्था तक पहुँचता है, और इस अवस्था के तक पहुँचने में उसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिनमें से कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, और कुछ परिवर्तन आंतरिक रूप से होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने दोबारा रिपीट किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए भी। और ये दृष्टिगोचर नहीं होते, दृष्टिगोचर नहीं होते इसका मतलब ये हमें दिखाई नहीं देते भी। इस अध्याय में आप किशोरावस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसका महत्व समझेंगे, यह सीखेंगे कि अवस्था का दायित्वपूर्ण निर्वहन आप कैसे करेंगे भी। तो इसमें हमें किशोर अवस्था के बारे में पढ़ना है, और हमें ये सीखना है कि हमारी क्या क्या जिम्मेवारी है, ये भी हम समझेंगे भी। ठीक है, और ये आपका जो बायोलॉजी है ना, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टार्टिंग का अध्याय है बायोलॉजी का फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि कई बच्चे इसमें शर्म महसूस करते हैं कि हमें किस प्रकार के हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के इसमें नाम आ रहे हैं, तो उसको आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं करनी है। जो चीज़ पढ़ाई दी गई है उसको बस ध्यान से आपको सीखना है। आयु के साथ वृद्धि भी। ग्रीष्म अवकाश के दौरान वेंकटेश अपने नाना नानी के घर गया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसकी 12 वर्षीय में मेरी बहन देवयानी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ती हुई आई भी। ठीक है,
तो ये आप बात समझ गए होंगे कि अपने नाना-नानी के घर गया है, तो उसकी मामा की लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई कि आपका स्वागत है कि भाई आ जाइए, ठीक है? आप बोलते हैं ना आप, तो ये सारी चीज़ उसका अभिनंदन हुआ, उसका स्वागत हुआ भी। ठीक है, इसकी लड़की उम्र कितनी 12 साल देवयानी भी, ठीक है। अब ये इसको देवयानी को देखते ही कहता तुम भी कितनी लंबी हो गई देवयानी, ये कहती है अरे वाह वेंकटेश आपके चेहरे पर तो अब हल्की हल्की मूछें आ गई। इसने देखा कि इसके पहले ये बच्चा था आपका, ठीक है, इसकी उम्र भी 10-12 साल है, 5-4 साल पहले मिले होंगे जब ये 7-8 साल के होंगे, तब इसके मुंह पे बिल्कुल भी मूछें नहीं थी। तो अब ये कह रही कि तुम्हारे तो मूछें आ गई। अब तो ये कहता है कि तुम भी कितनी लंबी हो गई हो देवयानी, अरे आपकी आवाज़ भी बदल गई है। अब ये कहती है अरे आपकी आवाज़ भी तो बदल गई है अभी। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा-सा आइडिया आया कि जो किशोर अवस्था में है, जो आपका लड़का है, आपका पुरुष है, उसकी दाढ़ी मूंछें आने लगती है और जो आपकी अ, लड़कियों की हाइट बढ़ जाती है, ठीक है? उनकी आवाज़ में परिवर्तन आता है, लड़कों की में थोड़ी आवाज़ क्या होती आ जाती है, भारी हो जाती है। तो ये सारे गुण हमें पढ़ने हैं और ये गुण क्यों होते हैं? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा लड़कियों की दाढ़ी मूंछें क्यों नहीं आती? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे भी। आइए वेंकटेश और देवयानी के मध्य हुई इस रुचिकर परिचर्चा को समझने का प्रयास करते हैं। एक पात्र और कुछ कागज की पर्चियां लीजिए, उन 5 परिवर्तनों को पर्ची पर लिखिए जो आप कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों में देख सकते हैं। ये लंबाई, बल, व्यवहार अथवा किसी अन्य पहलू से संबंधित हो सकते हैं। पर्चियों पर विद्यार्थी अपने नाम न लिखे, पर्चियों को मोड़कर पात्र में रखिए भी। कक्षा के सभी विद्यार्थियों से प्राप्त पर्ची को मिला लीजिए, मतलब आपको क्या कि परिवर्तन देख रहे हैं, आपको कक्षा 5 में और कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 के विद्यार्थियों में क्या-क्या आपको अंतर नज़र आता है अभी, ठीक है? तो उसपे नाम मत लिखिए, बस उसको मैक्स कर दे, आप देख लीजिए भी। तो चलिए हम परिवर्तन देखते हैं। वर्दी, बड़े होने के दौरान होने वाले सर्वाधिक सामान्य परिवर्तन, एक तो लंबाई कद भी। जो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी उसकी लंबाई कम है, जो 8वीं कक्षा का विद्यार्थी उसकी लंबाई ज़्यादा है। 12वीं जो कम है और इनमें क्या है ज़्यादा, उनकी भार में भी अंतर है। स्वरूप, स्वरूप क्या है कि जब आप 5वीं क्लास के देखेंगे तो जो आपका 8वीं क्लास का बच्चा होगा उसके हल्के हल्की-हल्की आपको दाढ़ी मूंछें दिखने लगेंगी भी। तो उसमें ये क्या उनका स्वरूप भी आपको अलग नज़र आता है। आप और भी जो परिवर्तन नज़र आते हैं वो आप लिख सकते हैं। डाउट आपके क्लियर है? ठीक है। क्या आपने अभी इनमें से कुछ परिवर्तनों का अनुभव किया? यदि हाँ, तो इसका कारण ये है कि आप भी कर्मिक रूप से इस अवस्था में पहुँच रहे हैं अभी। तो मतलब कि आप कर्मिक रूप से आपने देखा होगा कि आप क्या 7वीं 8वीं कक्षा के छात्र हैं, तो आपने 5वीं कक्षा के 4थी कक्षा के छात्र देखा, उनमें और आप में देखना क्या अंतर है अभी? उनकी जो त्वचा वो आपको बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगी, आपकी त्वचा देखना आप, ठीक है? तो आपके धीरे-धीरे अब दाढ़ी मूँछें आनी स्टार्ट होंगी, तो उनकी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसका मतलब आप कर्मिक विकास कर रहे हैं। आप कौन-सी अवस्था तक पहुँच रहे हैं? आप पहुँचेंगे वयस्कता तक। किशोर अवस्था आएगी बीच में, फिर आप क्या कहलाएँगे? वयस्क कहलाएँगे भी। ठीक है, आप भी इस कर्मिक रूप से इस अवस्था में पहुँच रहे हैं। कर्मिक रूप से मतलब कि पहले आपकी शैशवावस्था थी आपकी, फिर कौन-सी आई? बाल्यावस्था आई आपकी, ठीक है? अब आपकी कौन-सी अवस्था चल रही है? बाल्यावस्था चल रही है, उसके बाद आपकी कौन-सी आएगी? आपकी किशोर अवस्था आएगी और किशोर अवस्था के बाद आपकी वयस्क अवस्था और फिर वृद्धावस्था। ये कर्मिक विकास आपका इसी प्रकार से चलता रहेगा अभी। यह अवस्था लगभग 10 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक बनी रहती है। यह प्राय बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के मध्य विकास की अवस्था जिसे किशोर अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था कहा जाता है। और किसके बीच की अवस्था है ये? आपकी वयस्क अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की भी। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था अभी, ठीक है? वैसे भी आपको अब जिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया था वो कहीं पे से भी स्टार्ट कर लो, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी भी, ठीक है? मेन है किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था कहाँ से मेनली कितने वर्ष के दौरान होती है? ये आपकी 10 से 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होती है और आपकी 18 से 19, 18 से 20 बोल सकते हैं आप, 18 से 19 बोल सकते हैं, आयु तक चलती है। इसके में हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का ही हमें विश्लेषण करना है अभी। अब देखिए 6.1 का विश्लेषण करने के बाद आपने विश्लेषण क्या देखा भी? लंबाई या कद का बढ़ना भी। जन्म के साथ ही हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहता है जिसमें लंबाई या कद का बढ़ना सम्मिलित है। तथापि किशोर अवस्था के दौरान लंबाई में वृद्धि अधिक स्पष्टता दिखाई देती है भी। तो आपका क्या है कि जब आप देखना कि
जब आप लगभग 5वीं कक्षा के बाद 5वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक आपकी लंबाई में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है और आप स्पष्ट तौर पर महसूस कर सकते हैं भी, ठीक है। लेकिन जब तक आपका 10 साल तो तब इतनी ज़्यादा आपकी वृद्धि नहीं होती। मतलब इस काल के दौरान, इस अवस्था के दौरान, किशोर अवस्था के दौरान आपके शरीर में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है भी, ठीक है, जो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है भी। शरीर की संरचना और परिवर्तन और भार में वृद्धि भी। लड़कों में वृद्धि के समय लंबाई के साथ साथ उनके भार में भी वृद्धि होती है तथा उनका सीना और कंधे चौड़े हो जाते हैं, इसको ध्यान रखना भी। जो आपको यहाँ है ना, लड़कों में वृद्धि के समय लंबाई के साथ साथ उनके भार में वृद्धि होती है, अब इसको याद रखना, तथा उनका सीना और कंधे चौड़े हो जाते हैं भी। ये बात आपको ध्यान रखना कि लड़कों में इस अवस्था के दौरान धीरे धीरे क्या उनका सीना और कंधे दोनों चौड़े हो जाते हैं भी। ठीक है। लड़कियों के शरीर में भी लंबाई और भार में परिवर्तन तथा उनमें अन्य परिवर्तन भी होते हैं, जैसे सतनों का विकास भी। तो सतनों का विकास, हम इन ब्रेस्ट जो आगे होते हैं ना, तो इनको बोलते हैं स्तन भी। तो इसको हम इनका क्या है, विकास होना स्टार्ट हो जाता है। आपको चीजें क्लियर है। लड़कों में क्या है कि लड़कों में जो उनका क्या बोलते हैं, कंधे और जो उनकी छाती है वो क्या है, आपकी सीना चौड़े हो जाते हैं। और लड़कियों में क्या होता है, उनके सतनों का विकास स्टार्ट होने लगता है, शुरू होने लगता है इस किशोर अवस्था के स्टार्टिंग में भी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। परिवर्तन आपको बता रहा हूँ, एक तो आपकी किसमें, लंबाई में परिवर्तन हमको स्पष्ट तौर पर कि सबसे ज्यादा लंबाई इस अवस्था के दौरान बढ़ती है। दूसरा कि जो आपका लड़कों का सीना और कंधे चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। अब है आवाज में परिवर्तन, कि हम पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था के परिवर्तन, और ये आपसे पेपर में यही आएगा कि किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होती है। इस अध्याय में से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, एग्जाम में भी डिट्टो पूछा जाएगा भी। अब है किशोर अवस्था, लड़कों में वाक यंत्र में वृद्धि होने से उनकी आवाज भारी हो जाती है भी। यहाँ पर होता है ये वाक यंत्र, जिसको हम कंठमनी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वृद्धि होती है, इसमें बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो उनकी आवाज भारी हो जाती है। वाक यंत्र हमारे गले में स्थित एक संरचना जो हमें बोलने में सहायता करती है भी। वाक यंत्र क्या होता है, एक संरचना हमारे गले में बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमें बोलने में सहायता प्रदान करता है। इस वर्दी को गले के क्षेत्र में एक उभार के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे कंठमनी, एडम्स एप्पल कहते हैं भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए भी, आप एक ना जो फोर्थ क्लास में जाइए आप, और उन बच्चे के गले को देखिए, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, यहाँ से बिल्कुल प्लेन आपको नजर आएगा। आप चाहे लड़के को देखिए चाहे लड़की को देखिए। लेकिन जब आप बाद में 8th 9th 10th क्लास में आइए, तो आपको क्या क्या यहाँ उभार नजर आएगा सभी लड़कों के भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये कंठमनी है, एडम्स एप्पल, इसका आकार बढ़ गया। जो आपका वाक्य यंत्र है ना, इसका आकार बढ़ गया अभी। इसी कारण क्या है कि जो पुरुष की आवाज है, आपकी लड़कों की आवाज क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। यद्यपि यह सभी व्यक्तियों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, किशोर व लड़कियों में भी वाक्य यंत्र विकसित होता है, परंतु वह लड़कों के वाक्य यंत्र इतना बड़ा नहीं होता, जिससे उनकी आवाज में बहुत कम परिवर्तन होता है अभी। तो उसने कहा कि वाक्य यंत्र में परिवर्तन तो लड़कियों में भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो जो उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी नहीं होती। जैसी बचपन से उनकी आवाज़ चली आ रही है, वैसी ही उनकी आवाज़ चलती जाती है भी, क्योंकि उनके वाक्य यंत्र में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको सभी में यही दिखेगा भी, ठीक है। आपको ज़्यादातर आपको स्पष्ट रूप से लड़कों में दिख जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा भी वाक्य यंत्र। कौन-कौन से परिवर्तन हो गए? आपका लंबाई में परिवर्तन, आपका सीना चौड़ा, कंधे चौड़े हो जाते हैं लड़कों में, लड़कियों में सतनों का विकास, और वाक यंत्र मतलब आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, क्यों होती है? वाक यंत्र में परिवर्तन के कारण भी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं साथ-साथ रिवाइज़ करवाता चल रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो भी। अब है शरीर के विभिन्न भागों में बालों का दिखना भी। लड़के और लड़कियां दोनों अपने शरीर के विभिन्न भागों में, बगल में और जघन क्षेत्र में बालों में वृद्धि का अनुभव करते हैं भी। जहां उनके आपके अंडर आर्म्स होते हैं, ठीक, अंडर गारमेंट्स वाले एरिया लगा लीजिए, वहां पे क्या है, आपके जो गुप्तांग होते हैं या फिर जनन अंग होते हैं, उनके आसपास क्या है, बाल उगने लगते हैं भी आपके शरीर पर। लड़कों में प्राय चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जो बाद में उनके वयस्क होने की और अग्रसर होने पर दाढ़ी मूंछ में परिवर्तन हो जाते हैं भी। जो लड़कों की ना प्राय चेहरे पे छोटे छोटे बाल आ जाएंगे, ठीक है, जो क्या धीरे धीरे जब वयस्क अवस्था में तक पहुंचेंगे, तो क्या दाढ़ी मूंछें बदल
जाते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको वो रोए टाइप मिलेंगी बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल हल्के-हल्के आपको भूरे कलर के, ठीक है? बाद में क्या वो दाढ़ी मूँछ में परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ लड़कों में सीने और पीठ पर भी बाल विकसित हो सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लड़कों में बालों की स्पष्ट वृद्धि नहीं होती भी। ठीक है, उनके जो पीठ पे भी बाल आ सकते हैं, ठीक है, सीने पर भी मतलब छाती वगैरह पे पूरे शरीर पे उनके बाल आने लगते हैं भी। बालों के आने के स्थान एवं समय में भिन्नता होना पूर्णतः सामान्य है भी। तो हो सकता है किसी में आपके जल्दी आ जाएँ, किसी एक लड़के के बाल जल्दी आ जाते हैं, हो सकता है किसी के 2-3 साल बाद आएँ, तो ये अलग-अलग समय काल आपका हो सकता है अभी। चेहरे की त्वचा में परिवर्तन, एक बार मुझे सारे परिवर्तन गिनवा दीजिए। आप कहेंगे सर लंबाई और भार में परिवर्तन, दूसरा लड़कों का सीना चौड़ा और कंधे चौड़ा होना, लड़कियों का आपका सतनों में परिवर्तन, लड़कों की आवाज़ भारी होना, बालों का आना, ठीक है? और आपका क्या है अब चेहरे की त्वचा में परिवर्तन, मुहासे निकलना भी। किशोरावस्था के वर्षों में होने वाले एक अन्य सामान्य परिवर्तन एकनी नामक त्वचा संबंधी स्थिति है भी, ठीक है? कौन सी स्थिति? ये एकनी नामक है भी। इसको विज्ञान में क्या कहा जाता है? एकनीवी। क्या कहा जाता है? एकनीवी। जिसमें छोटे लाल मुहासे दिखाई देते हैं, सामान्यतः चेहरे पर दिखाई देते हैं। एकनी किशोर अवस्था में त्वचा से होने वाले तैलीय स्रावों के बढ़ने के कारण होता है अभी, ठीक है? एक्नी आपको छोटे-छोटे पॉइंट साइज आपको दत्तों से मिलेंगे आपको चेहरे पे, ठीक है? ये किसके कारण होता है? केकनी किशोरावस्था में त्वचा में होने वाले तैलीय स्रावों के बढ़ने के कारण होता है। जो तैलीय स्राव होते हैं ना, मतलब आप ऑयली चीजें, तो उसके कारण ये होता है, जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध करके संक्रमण कर सकता है। एक नहीं एक ऐसी स्थिति जहां मुहासे होना उसकी अभिव्यक्ति है, मतलब जिसके कारण क्या आपके मुहासे हो सकते हैं। तो जो आपका मुहासे होना आपकी त्वचा पे, ये भी किसकी निशानी है? ये भी किशोर अवस्था की निशानी है कि आप किशोर अवस्था में पहुँच चुके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चेहरे की त्वचा में परिवर्तन होते हैं, इसमें मुहासे निकल आते हैं, एक नहीं आपको ध्यान रखना है। परिवर्तन चाहे लंबाई में हो, कद में हो, आवाज़ में हो अथवा चेहरे के बाले में हो, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न व्यक्तियों में इन परिवर्तनों का समय, उनकी प्रकृति, उनकी मात्रा अलग-अलग हो सकती है। ये भिन्नताएँ पूर्णतः सामान्य हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि इसकी दाढ़ी मूँछ आ गई, इसकी क्यों नहीं आई? ये 9 साल का हो गया, इसे मूँछें दिखने लगी, ये अपने 11 साल का हो गया, इसकी अभी तक नहीं दिखी। तो इसने कहा कि ये आपका समय काल अलग-अलग हो सकता है और ये पूरी तरह सामान्य है भी, ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति किशोरावस्था का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास की दर के अनुसार करता है। इसकी समान समयावधि भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है भी। तो इसने कहा कि जो किशोरावस्था की शुरुआत है ना, वो भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग समय पर हो सकती है, और इसकी समाप्ति भी अलग-अलग समय पर हो सकती है। हो सकता है कि एक व्यक्ति है, मैंने आपको जैसे बताया कि 10 साल में जिसकी दाढ़ी मूँछें आ गई, ठीक है, हो सकता है कि एक व्यक्ति को 13 साल में आए। हो सकता है कि एक व्यक्ति की किशोर अवस्था मतलब पूरी तरह परिवर्तन उसके कंप्लीट 17 वर्ष की आयु में हो जाए, उसकी हाइट वगैरह सब कुछ बढ़ जाए, ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति की हाइट 20 साल तक भी बढ़े। तो वो क्या है, किशोर अवस्था का अंतिम चरण होता है, वो हर व्यक्ति में जो समयावधि है वो अलग-अलग होती है। तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक व्यक्ति किशोरावस्था का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास की दर के अनुसार करता है। इसकी समाप्ति भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। किशोरावस्था की जो समय काल है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम किशोर अवस्था में होने वाले कुछ परिवर्तनों को समझ गए भी। अब मुझे आप ये बताइए कि आप किशोर अवस्था में होने वाले कौन-कौन से परिवर्तनों को समझ गए हैं भी। तो हमने कहा कि अब तक जो हमने पढ़ा कि आपके शरीर में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, सबसे ज़्यादा आप स्पष्ट रूप से लंबाई में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, लड़कों के सीना चौड़ा हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों के सतनों में वृद्धि होती है, बाल आ जाते हैं, ठीक है? आवाज़ में परिवर्तन होता है। ये आपने परिवर्तन साफ तौर पर पढ़ लिए हैं भी। अब हम किशोर अवस्था में होने वाले कुछ परिवर्तनों को समझ गए, विशेष रूप से ऐसे परिवर्तन जो सरलता से दिखाई देते हैं भी। तो आपको कौन से जो हम सीधे तौर पर देख सकते हैं, उन परिवर्तनों में हमने कौन से परिवर्तन पढ़ लिए जो हमें सीधे तौर पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे आवाज़ में परिवर्तन हुआ, आप देख सकते हैं। लड़कों के चेहरे और सीने पर बालों का उगना, लड़कियों के सतनों का विकास होना जनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष से सम्मिलित नहीं है भी, ठीक है। परंतु ये विशेषताएं स्त्रियों और पुरुषों के मध्य अंतर करने में सहायक होती। उसने कहा कि ये ना
जनन की प्रक्रिया में क्या है, आपका ये चीज़ें शामिल नहीं है अभी कि मूछें होना, दाढ़ी होना, ठीक है? स्तन का बड़ा होना, तो आपका ये क्या है, ये जनन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है अभी। लेकिन ये वो है जो हमें भेद कराते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ये क्या अंतर स्पष्ट करते हैं एक मेल और फीमेल के बीच में, एक नर और मादा के बीच में, एक पुरुष और स्त्री के बीच में। ध्यान रखना कि ये प्रत्यक्ष नहीं, परंतु ये विशेषताएँ स्त्रियों और पुरुषों के मध्य अंतर करने में सहायक होती हैं। इस कारण से यह द्वितीय लैंगिक विशेषता कहलाती है। क्या कहलाती हैं? द्वितीयक लैंगिक विशेषताएँ क्या कहलाती हैं ये भी? ठीक है, क्या कहलाती हैं? द्वितीयक आपकी लैंगिक विशेषताएँ ये कहलाती हैं, क्योंकि ये जनन की लैंगिक लैंगिक क्या होती हैं आपकी? जनन वाली विशेषताएँ। तो ये जनन से संबंध नहीं रखती, लेकिन ये क्या है कि आपका जो लिंग निर्धारण है आपका, कि पुरुष है या फिर महिला है, उनमें ये स्पष्ट अंतर बताती है कि ये पुरुष है और ये महिला, इनके आधार पे हम समझ सकते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है द्वितीयक लैंगिक विशेषताएँ। क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा टाइम लगा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भी। द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं ये प्राकृतिक संकेत है, यह दर्शाते हैं कि शरीर वयस्क अवस्था के लिए तैयारी कर रहा है अभी। ठीक है, देखिए ये जो द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं है ना, द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कौन सी? आवाज में परिवर्तित होना, शरीर पर बाल आना, कंधे चौड़े होना, सीना चौड़ा होना, ठीक है, सतनों का बड़ा होना। तो ये सब क्या है कि ये हमें ये बता रहे हैं कि शरीर वयस्क अवस्था के लिए तैयारी कर रहा है। ये यौवन आरंभ को चिन्हित करती है। यौन यौन आरंभ को चिन्हित करती है, हमें बताती है कि जो युवा अवस्था है आपकी, जो यौवन है आप में, वो स्टार्ट होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। यौन आरंभ वह अवस्था है जिसमें किशोर के शरीर में बाहरी और आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिनसे वह जनन करने में सक्षम एक वयस्क व्यक्ति में प्रतीत हो जाता है। अभी यौन क्या कौन सी अवस्था है? यौनारंभ वह अवस्था है, जब यौन आरंभ होता है ना, यौन अवस्था आरंभ होती है, तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जनन करने के लिए तैयार होता है। मतलब अपने शरीर को तैयार करता है कि वो जब ये अवस्था कंप्लीट हो, ये फेज कंप्लीट हो जाए, तो जनन करने में सक्षम हो जाए। जैसे ये मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, किसी गाँव जाना है, आप तैयार हो रहे हैं, आप पैंट शर्ट वगैरह सब कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, तो वो क्या है कि खुद को तैयार कर रहे हैं ना, उस गाँव जाने के लिए। इसी प्रकार ये यौन आरंभ होता है ना, तो अपना शरीर, आपका शरीर तैयार हो रहा, जो चीज़ें उसे चाहिए, वो चीज़ें बना रहा है वो अपने, ठीक आंतरिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, बाहरी परिवर्तन भी हो रहे हैं कि उसे क्या करना है, जनन करना है। अब आपको समझ में आ गई ये बात कि ठीक है, तो ये क्या है, तो इसमें हम जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन भी, अब तक हमने पढ़े थे सिर्फ लैंगिक द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कि जनन क्षमता वाले कौन से परिवर्तन है कि जिसके आधार पे ये अनुमान लगा लगा सके कि जनन के लिए तैयार है या फिर नहीं है, मतलब जनन करने में सक्षम है या फिर नहीं है। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। आज का काम आपका इतना ही है कि आपको द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं पता होनी चाहिए कि द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं क्या होती है और क्या उनका मेन उपयोग किस लिए करते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक विशेषता मैंने आपको बता दिया, आवाज़ में जो परिवर्तन है, आपका शरीर पे बाल आना है, ठीक है, पुरुषों के दाढ़ी मूंछें आना है, लड़कियों के स्तनों का बड़ा होना है। और इसकी पहचान हम क्या है, लिंग निर्धारण में करते हैं कि पता चलता है कि कौन पुरुष है कौन महिला, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, द्वितीय लैंगिक विशेषता है। क्या इनका जनन में कोई रोल होता, कोई भूमिका होती है द्वितीय लैंगिक विशेषता की? जी नहीं, जनन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।